हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा था शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में हम लोग देख रहे थे गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष को हमने देखा 1949 में कैसे गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई, सॉरी 56 में, क्योंकि आपके 59 में तो आपका हो रहा है नाटो और 56 में हुआ है आपका गुट निरपेक्ष। ये इनकी रचना हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे इसको हम लोग आपका देख चुके हैं, इसमें हम लोगों का बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे यहां से। हम देख चुके हैं कि किस तरह से कि शीत युद्ध की वजह से दो प्रतिद्वंदी गुटों में बटा जा रहा है। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष ने एशिया, अफ्रीका, ललतानिया अमेरिका में नव स्वतंत्र देशों का एक तीसरा विकल्प चुना। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुट को अलग रखने। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ वाज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल नासिर 1956 में सफल बैठक इंडोनेशिया में हुई। ठीक, और इन्होंने एक महाशक्ति को संगठन के रूप में बनाया और आपने इतना पूरा देख चुके थे। अब बात करते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। किसकी बात करते हैं? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब आप जानते हैं गुट निरपेक्ष, मैंने आपको बताया था गुट निरपेक्ष का मतलब क्या था। गुट निरपेक्ष का मतलब सिंपल था, अगर कोई दो विश्व युद्ध हो रहे हैं, कोई दो देश आपस में लड़ रहे हैं, इन देशों का एक ही मतलब होगा, ना तो ये उस युद्ध में कोई अपनी वार्ता देंगे, मतलब कोई अपना विचार देंगे कि युद्ध सही है या गलत है, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया, इस बात से इनका कोई परोकार नहीं। ये तटस्थ रहेंगे, सब कुछ देखेंगे और अपनी कोई भी प्रतिक्रिया उसमें नहीं देंगे और साथ में ना ही भाग लेंगे। इसके पीछे की एक मंशा ये भी रही कि अगर हम लोग गुट निरपेक्ष में भाग लेते हैं तो हम किसी एक खेमे को खुश और एक खेमे को नाराज करेंगे, लेकिन हम तटस्थ बने रहेंगे तो ना हम किसी को नाराज करेंगे ना हम किसी को खुश करेंगे। और ये पॉलिसी को देखते हुए बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लगभग 156 देश इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए कि भाई गुट निरपेक्ष जो है बहुत अच्छी चीज है, इसमें तटस्थता की भूमिका निभाई जाती है, इसमें कुछ अपनी चीजों को रखा। अच्छा, फिर लोगों ने कहा कि आप मुझे गुट निरपेक्ष की आपका परिभाषा दीजिए। तो उन्होंने परिभाषा बताया कि गुट निरपेक्ष की परिभाषा इस प्रकार है कि क्या नहीं करना है इस गुट को, यानी कि इस अब गुट निरपेक्ष के जो लोग हैं वो किस तरीके से भाग लें। तो वहां बताया, तो इन्होंने क्या नहीं करना है उसके आधार पर अपनी परिभाषा को दी। या हम कुछ ऐसे हैं, कोई विश्व युद्ध होता है तो हम उसको अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम अपने आप को तटस्थ बनाए रखेंगे। ऐसी बात इन्होंने इस शीत युद्ध के अंदर अपनी की। शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देशभर नहीं थे। केवल ये नहीं कि केवल हम मध्यस्थता कर रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को क्या बताया गया था, आपने कल देखा है कि उनको अल्प विकसित बताया गया। ठीक, उनके पास संसाधन नहीं है, संसाधन की दिक्कत है, रिसोर्सेस की कमी है, ये सारी चीज इसमें बताने का, दिखाने का प्रयास किया। अब आगे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब शुरू होगा हमारा भारत और शीत युद्ध। क्या भारत कोल्ड वॉर के बीच में रहा? क्या भारत ने शीत युद्ध को झेला? ठीक, या भारत भी आपका शीत युद्ध में क्या उसकी भूमिका रही, ये हमको देखने की आवश्यकता है। ठीक, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप में दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रहा। दूसरे, भारत में उपनिवेश के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। एक तो हम आजाद हुए तो हमको किसी भी महासंघ की शक्ति में खेमे में नहीं जाना है। ठीक, ये हमने बात की। और हमको सजग और कैसा रहना है, अलर्ट रहना है, इनकी इन्होंने बात की। अब आपको कुछ समझ आया? जो हमने इतनी कहानी पढ़ी है, इस कहानी का मेन उद्देश्य क्या है?
आगे बढ़ रहे हैं। भारत की नीति में ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रियात्मक, यानी कि निगेटिव भी नहीं थी और कोई एक्शनेबल भी नहीं थी। नेहरू ने विश्वविद्यालय को विश्व को याद दिलाया, सॉरी क्षमा चाहूंगा, विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्ष कोई पलायन की नीति नहीं है। क्या नहीं है? कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत में शीत युद्ध काल में प्रतिद्वंद की जड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने गुटनिरपेक्ष के बीच मौजूदा मतभेद को कम करने की कोशिश की और इस तरह से इनके मतभेद को पूर्ण व्यापारी युद्ध के रूप में ले लिया। भारत ने राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौरान प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता करने के लिए। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध ऐसी एग्जाम्पल निकल के आया कि शुरुआती दशकों में जो कोरिया युद्ध हुआ उसकी इन्होंने बात करी। क्लियर है? यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत के ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्यों को काम का संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने उनकी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की। अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्र के लिए कुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। शीत युद्ध को खत्म करने के लिए सही जड़क ढीले कर दी और सकारात्मक भूमिका निभाई। कुछ लोगों का मानना था कि गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। इसकी बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्ष की नीति कम तो दो तरह की थी, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत के हित साधन किया। कैसे किया? उनको हित साधित किया, ये देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ रहे हैं।
पहली बात तो यह है कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत में अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सके जिसका हित साधक न हो, न ही महाशक्ति और उनके खेमे की दशा। भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो सका कि महाशक्ति में से कोई अनदेखी कर रहा है तो अनुचित दबाव डाला जा सके, वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर ले। कैसा है? दूसरी महाशक्ति की तरफ जो अपना रुख है वो कर सकता है। दोनों गुटों में कोई भी भारत को लेकर ना तो बेफिक्र हो सकता है और ना ही कोई धौंस जमा सकता है। ना तो बेफिक्र होगा ना धौंस। इसलिए तटस्थता की नीति सबसे अच्छी, तटस्थ सही है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं, दोनों पक्ष हमारे जानकार खड़े होते हैं, अगर हम एक को भी हाँ कहेंगे दूसरा बुरा मान जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको हाँ या ना कुछ नहीं कहना चाहिए, हमको स्थिर और तटस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। क्लियर है? ये देखना चाहिए। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति कई कारणों से आलोचक की गई। हमें इस बात में दो आलोचनाओं की चर्चा मिलती है। एक तर्क दिया है कि भारत का गुट निरपेक्ष संविधानताहीन है और कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधन के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पथ लेने से बचता है। आलोचक का दूसरा तर्क यह था कि भारत के व्यवहार में स्थित नहीं रहती है और कई बार भारत में ऐसी विरोधाभास रहती है कि महाशक्तियों के खेमे में शामिल होने पर दूसरे देशों में आलोचना करने के स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी वापसी मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया। विदेशी पर्यवेक्षक ने भारत में सोवियत संघ के खेमे में शामिल होने का मामला था। भारत की सरकार के दृष्टिकोण से बांग्लादेश संकट के समय राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी। इस संधि से उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य महादेशों के अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोक सकती। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है कि सन 1990 के दशक से ही शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ की विघटन हुआ। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की विदेशी नीति की मूल भावनाओं के रूप में गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता और प्रभावकता थोड़ी कम हुई। बहरहाल गुट निरपेक्ष में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुट निरपेक्ष इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आजाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है। क्या है? उपनिवेश से आजाद हुए ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि देश साथ आएंगे तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। और गुट निरपेक्ष का आशय गरीब विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी भी महाशक्ति का पिछलगू बनाने की जरूरत नहीं है। ये देश अपने स्वतंत्र विदेशी नीति अपना सकते हैं। आंदोलन असमानताओं को निपटाने के लिए वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय को लोकतांत्रिक बनाने पर भी टिका है। अपने आसपास में विचार बुनियादी महत्व देंगे। शीत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद ही ये सब चीजें प्रासंगिक है। कह रहे यही सब चीजें आपकी लॉजिकल होंगी। ठीक है ना? ये देखिए, अब इसके बाद समिति परमाणु परीक्षण को पढ़ेंगे। ठीक, आओ मिलकर चुनाव करें। पहले एक बार देख लीजिए इनका विचार गुट निरपेक्ष में क्या रहा, किस तरह की आलोचनाओं को, किस तरह की चीजों को लेकर ये चले। हो गया? अब देखिए पूरा चैप्टर हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। परमाणु सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT LTBT
वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष यानी पानी के अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध। आप वायुमंडल में नहीं कर सकते, बाहरी अंतरिक्ष में नहीं कर सकते, और पानी के अंदर क्या है, आप परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध है। इस संधि का पर अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने मोरक्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए और 10 अक्टूबर 1963 को ये प्रभावी हो गई। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। एनपीटी आपको समझ आएगा एनपीटी क्या है। परमाणु अप्रसार संधि, यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को अल्टीमेट हथियार रखने की अनुमति देती है, बाकी देशों के ऐसे हथियार शामिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य ध्यान रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश जिन्हें जनवरी 1967 में पहले परमाणु हथियार और विस्फोटक सामग्री का निर्माण और विस्फोटक किया गया। परिभाषा के अंतर्गत 5 देश हैं: अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। इस संधि में 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को में हुए संधि में 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। संधि को 1995 में अनियमित काल के लिए बढ़ा दिया है। अनियमित काल के लिए इसको बढ़ाया गया और देखा गया। सामरिक अर्थशस्त्र परिसीमन, स्ट्रेटेजिक और आर्म्स एक्ट। सामरिक और अस्त्र परिसीमन वार्ता में पहले चरण में 1969 में नवंबर में आरंभ हुए। सोवियत संघ ने लियोट कार्नट, अमेरिका में राष्ट्रपति क्रिश्चियन निक्सन ने मई 26, 1972 में निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए: परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, सामरिक हथियार घात। इन संधि पर आपका सारे समझौते हुए और इनको प्रभावी तौर से देखने की कोशिश या गौर की गई। ठीक, सामरिक अमल और परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटेजिकल आर्म लिमिटेशन टॉक्स असॉल्ट। वार्ता का दूसरा चरण 1972 के नवंबर के महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियतनाम के 18 जून 1989 को सामरिक रूप से घातक हथियार में परिसीमन में था। सामरिक अस्त्र यूनाइटेड में हुआ। स्ट्रेटेजिकल आर्म्स, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बेचोव ने 1931 में जुलाई को सामरिक रूप से संघर्ष या परिसीमन उनकी संख्या में कमी पर संधि पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक, सामरिक वान्य नोटिका संधि, स्ट्रेटेजिकल आर्म्स डिक्टेशन पार्ट्स। सामरिक रूप से घातक हथियार सम्मिलित करने में उनकी संख्या काफी कम करने की संधि पर रूसी और वेलेंस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने 3 नवंबर 1993 को इस पर हस्ताक्षर किए। तो सब लोगों ने अलग अलग संधि परमाणु प्रसार पर इसका संघर्ष किया। कोशिश क्या थी कि जो हम पे परमाणु हथियार हैं उनका द्वारा प्रयोग ना किया जाए, उनकी परीक्षण ना किया जाए, उनको ना बनाया जाए, और जो है उनको डिस्ट्रक्टिव कर दिया, यानी कि उनको एक्टिव फॉर्म में ना रखे, डिस्ट्रक्टिव करें। तो ये सारे आपके परमाणु प्रसार संधियां होंगी जिसमें बहुत सारे देश इसके लिए प्रतिबद्ध हुए ताकि ऐसा ना हो या हम ना करें। आगे बढ़े। अप्रसार संधि पूरा हो गया। अब आओ मिलकर जुलकर करें। थोड़ा कुछ काम है होमवर्क रूप में, आप इसको एक बार देख लें। ठीक, तो हमने शीत युद्ध को पढ़ना शुरू किया, कैसे इसमें खेमे बने, क्या इनके गुट थे, इसको पूरा हमने जानने का एक एक करके बहुत अच्छे से प्रयास किया। और नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, उसके बाद हमने देखा गुट निरपेक्ष आंदोलन, कैसे 2 महाशक्ति शीत युद्ध आपका हुआ, सेंट्रल पावर कौन कौन सी कंट्री थे ये हमने देख लिया, मित्र राष्ट्र कौन कौन सी कंट्री थी, और कैसे शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। ये सारी चीजों को हमने इस चैप्टर में देखने का और जानने का बहुत अच्छे से प्रयास किया।
चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना और स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत